अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन बोहर्स मॉडल। अब रेडियस का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हम एक एटॉमिक मॉडल लेते हैं और वो हाइड्रोजन का एटॉमिक मॉडल लेते हैं। चूंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इधर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाती हैं, जिसको हम कूलम्स लॉ से जो है वो डिफाइन करते हैं। कूलम्स लॉ हमें कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑपोजिट एंड अट्रैक्टिव चार्जेस Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और जो उसका रेडियस है। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर। Q1 आपका जो है वो पॉजिटिव प्रोटॉन पे जो चार्ज है, Q2 आपका इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फासला बन रहा है इसको हम कहते हैं रेडियस R स्क्वायर। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट k लगाते हैं। तो F इज इक्वल टू के हो गया ZE, यानी एक चार्ज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पॉजिटिव ले लें, और ये हमारे पास ये प्रोटॉन का चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इसका रेडियस हो गया। कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है हमारे पास वो है k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई की वैल्यू आपको पता है 3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 एप्सिलॉन नॉट किसे कहते हैं? तो एप्सिलॉन नॉट, अब ये जो हमने ये दो चार्जेस के दरमियान जो स्पेस है, अब ये स्पेस मुख्तलिफ हो सकती है। ये वाटर में भी हो सकता है, ये आम स्पेस भी हो सकता है इन दोनों चार्जेस के दरमियान, इन दोनों चार्जेस के दरमियान एयर भी हो सकता है। तो ये हमारे पास परमिटिविटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 8.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल मीटर है ये हमारे पास। तो ये परमिटिविटी है कि किस इन चार्जेस के दरमियान क्या है। तो इधर हमारे पास अभी स्पेस है, तो ये हमें बताता है कि इसके दरमियान क्या है, स्पेस है या कौन सा मीडियम यूज हुआ है। ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। सो F इज इक्वल टू बन जाता है ZE स्क्वायर, दोनों चार्जेस को हमने वो किया, ऐड किया, तो ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसको हमने लिख दिया। ये जो फोर्स है, ये जो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के जरिए बनी है। एक तो है हमारे पास ये फोर्स, एक और किस्म की भी फोर्स है जिसने इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में फिक्स रखा हुआ है, जो पॉइंट बोहर ने पेश किया था अभी, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड इन एन ऑर्बिट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड हुआ की वजह से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। एक है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है हमारे पास? वो फोर्स जिसने इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस्ड रखा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर रहा है, जो न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा, तो न्यूक्लियस की तरफ से इसके ऊपर की तरफ एक और फोर्स लग रही है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो चूंकि ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो हम इसको इक्वल लिख देते हैं कि हमारे पास ये वाली फोर्स होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो mv स्क्वायर डिवाइड बाई r इज इक्वल टू ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। आर स्क्वायर जो है आर के साथ कैंसिल हो गया, तो रह गया mv स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इधर देखें, अब इधर इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि रेडियस और वेलोसिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है, यानी रेडियस जितना ज़्यादा होगा एज वी मूव फ्रॉम वन शेल लोअर शेल टू द हायर शेल, सो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि रेडियस और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन है। जितना जितना इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जाएगा उतनी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। अब हमने क्या किया, r को इधर ले आए, mv स्क्वायर को नीचे ले गए, तो ये बन गया r इज इक्वल टू ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। अब आप लोग कहेंगे कि इधर तक इक्वेशन स्टॉप क्यों नहीं हुआ, क्यों? अभी तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू फाइंड होगी। नहीं, ये जो रेडियस की वैल्यू फाइंड हुई है ये तो हमारे पास एक खास शेल के लिए, क्योंकि हमें पता चला कि वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, एक शेल से जब हम दूसरे शेल की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज होती है। इसी वजह से जो है हमारे पास ये v स्क्वायर इन कम्प्लेक्स है, यानी हमें हर शेल के लिए अलग रेडियस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इस कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम इसमें बोहर की वैल्यू, जो एंगुलर मोमेंटम के बारे में उसने एक्सप्लेन की थी, mvr इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2।
अच्छा, तो अब हम ये जो है बोहर वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, एंगुलर मोमेंटम वाली। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। यहाँ से हमने वी को अकेला छोड़ दिया, एम आर नीचे आ गया, तो वी इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम आर। अब हम इसको इस इक्वेशन के साथ बराबर करना चाहते हैं, तो इधर वी स्क्वायर है, तो हम भी बोथ साइड पे क्या कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। चूंकि वी स्क्वायर इधर नीचे है डिवीजन फॉर्म में, तो हमने इसको इन्वर्स कर दिया 1/v², तो वैल्यूज़ भी ऑपोजिट हो जाएंगी। इक्वेशन 5 आ गया। अब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इंटू 4, जब हमने इस वैल्यू को पुट किया, आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, वी की जगह हमने सारी की सारी वैल्यू इधर लिख दी। अब क्या करना है, इसमें से ये सारी कैंसिलेशन होगी, 4 के साथ, पाई स्क्वायर पाई के साथ, एम स्क्वायर एम के साथ, आर स्क्वायर आर के साथ कैंसिल हो गया। तो ये जब ये ख़त्म होगी, इसकी जगह 1 इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर आर इधर रह गया, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर और एच स्क्वायर रह गया। अब इसमें से आर को अकेला छोड़ने के लिए हमने क्या किया, इसको इज इक्वल टू के इधर लिया। तो जब इस वैल्यू की इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे, ये इन्वर्स हो जाएगी हमारे पास। तो ये बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड ई स्क्वायर, ये हमारे पास। अब हम आगे इससे आर की वैल्यू रेडियस को डिराइव करेंगे।